नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है ना वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चा पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर जो है मेरा है ना ये 26वां लेक्चर है। और चैप्टर की अगर बात की जाए तो धातु अधातु वाला चैप्टर है बेटा, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हो गया है क्या, आज हो जाएगा। ठीक है, एक ही टॉपिक आपका बचा हुआ था, बाकी सारे जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करा दिए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई वीडियो डाला करूँगा तो उसका एक नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए बेटा आगे देखते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, हम लोग प्रगलन और गालक तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब निष्कर्षण, ये तो निष्कर्षण के पद होगा। उसके बाद हमको पढ़ना होता है शोधन। क्या पढ़ना होता है? शोधन पढ़ना होता है। ठीक है, अगर शोधन की बात की जाए तो प्रेजेंट में विद्युत अपघटनी विधि जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं बच्चा, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। और इनमें जो माइनस की होती है ना उसको कहा जाता है बच्चा कैथोड, और जो प्लस की होती है ना उसको कहा जाता है एनोड। ठीक है ना, और इसे क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, विद्युत। विद्युत का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आपका जरूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है, और अशुद्ध धातु जो होती है वो इस प्रकार से इकट्ठी हो जाती है। तो जब भी कभी विद्युत अपघटनी विधि आपको दिखाई दे या सुनाई दे तो आप इस प्रकार के डायग्राम को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। किन किन धातुओं का, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, निकल हो गई, टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, आदि जो धातुएं होती है ना वो इसी विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इनमें क्या होता है, दो प्रकार के, ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, जिनमें आपका जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित यानी कि शुद्ध धातु का बना होता है, और जो आपके अधातु जो होती है वो आपका एनोड बना होता है, यानी एनोड जो है वो अधातु से मिलकर बना होता है। तो जिसका ना हमको क्या करवाना है, शोधन करवाना है। शोधन का मतलब बिल्कुल शुद्ध प्राप्त करना, उसको इसमें डाल देते हैं। जैसे हम लोग डालते हैं और बैटरी से तारों को जुड़ते हैं ना, तो अशुद्धियाँ कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर से ध्यान रखें, एनोड पर, और शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त हो जाती है, कैथोड पर। इस प्रकार से शुद्ध धातु से जो अशुद्धियाँ होती हैं ये वाली, इनको अलग कर दिया जाता है। यही विधि भाई हमारी क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। ठीक है ना, एक बार जरा हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है वो क्या काम करती है, एनोड की, और शुद्ध धातु की जो छड़ होती है बच्चा वो क्या काम करती है, कैथोड की। और इसमें भरा होता है विलयन। विलयन तो हम लोग जानते हैं ना, विद्युत अपघटन का विलयन भरा होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुंजी को जोड़ते हैं तो शुद्ध धातु कहाँ इकट्ठी होती है, कैथोड पर, और अशुद्ध धातु कहाँ इकट्ठी होती है, एनोड पर। इस प्रकार से अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शोधन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात हमारी। अब हम लोग बेटा अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, संक्षारण। अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो बच्चा ये भी हमारा कैसा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए संक्षारण की तो देखिए समझ लीजिए आप, एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, और आपको इसमें रेड रेड करके जो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, है ना, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं जंग। जो आपको रेड रेड ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये आपने देखे होंगे लोहे की जो धातुएं होती हैं उनमें इस प्रकार की आपकी, अगर वो यूजेबल नहीं है, लगातार यूज नहीं की जा रही है उसको, या उसमें तेल का प्रयोग नहीं होता तो फिर ऐसे जंग लग जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं जंग लगना, कहा जाता है। और इमेजेस देखिए, यहाँ पर कुछ कीलें आपको दिखाई दे रही हैं जिनमें ये आपको भूरी भूरी हल्की सी परत जो है, रेड भूरी जो परत आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं हम लोग, जिंक। ठीक है ना, सॉरी जंग कहते हैं, हम जिंक बोल गए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जंग। तो ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल होता है जंग लगने का। अब पहले तो हम ये समझते हैं संक्षारण होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर जी ये जंग जो है वो क्या लोहे पर लगता है? जी बिल्कुल नहीं, कई सारी धातुएं होती हैं, जैसे आपका चांदी की चमक का कम हो जाना, ठीक है, सोने की चमक का कम हो जाना, कि सोने की चमक जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी संक्षारण के उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन सेकंड, कि कौन सी धातुएं संक्षारण की क्रिया करती हैं? तो ये ध्यान रखना बच्चा कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी
संक्षारण की क्रिया को दर्शाती है। ठीक, संक्षारण की परिभाषा क्या होती है मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो जब किसी धातु को वायु, नमी या अन्य पदार्थों की उपस्थिति में कहाँ रखा जाता है, ओपन रख दिया जाता है, तो धातु क्या करती है, उस पर एक रंगीन परत सी जम जाती है ना। इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब धातु को किसी खुले वातावरण में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, किसी खुले वातावरण में रखा जाता है, तो धातु जो है वो अपनी सतह को कलुषित कर लेती है। क्या कर लेती है, कलुषित। कलुषित का मतलब होता है खराब कर लेती है। इस क्रिया को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना, चांदी की चमक का कम होना, तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं संक्षारण के। ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान रखें, आपके जो आपकी परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जब किसी धातु को किसमें नमी है, वायु में खुला रख दिया जाता है, तो वहाँ पर वो क्रिया करके अपनी सतह को नष्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, या खराब कर लेती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना, हो गया। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब जरा गौर कीजिए, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बच्चा याद हो जाए रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनता ही है। ठीक है, तो ये बच्चा तो हमको याद रखना है। पहले तो संक्षारण की परिभाषा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके रिएक्शन को याद करेंगे। ठीक है, रिएक्शन क्या है, ये देखो आयरन है, आयरन का मतलब लोहा। अब जंग लगने के लिए हमको चाहिए क्या क्या है, एक तो हमको चाहिए होता है बेटा वायु, है ना, और एक हमको चाहिए होता है जल। अब बोले सर यहाँ पर 2xH2 लिखा है, तो देखो ऐसा है, यहाँ पर x का मतलब कोई संख्या है। ठीक है ना, कोई संख्या 10, 20, 15, 30, है ना, जो भी हो जाए। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जंग देखो सब में रखती है, कहीं पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब इन तीनों की अभिक्रिया होती है तो इसको कहते हैं जंग का फॉर्मूला, यानी कि Fe2O3। आगे के दो नहीं पढ़े जाते हैं फॉर्मूले याद करने में, आगे की संख्या सिर्फ संतुष्टि के लिए होती है। ठीक है, यानी कि संतुलित करने के लिए। तो Fe2O3 इंटू में XH2O, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं जंग का फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम लोग, जंग का फॉर्मूला। क्या होता है, Fe2O3 इंटू में XH2O, क्या होता है, इंटू में XH2O। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये स्टील समझ लो या आपका कोई भी एरिया समझ लो। यहाँ पर क्या होती है, ये पानी है आपका, ठीक है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका ये जंग लग रही है, रस्ट जिसको कहते हैं, वो जंग कहते हैं। तो ये जो होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोड के काम करने लगते हैं। क्या काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रोड के। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आयरन होता है सबसे पहले तो Fe++ आयन बनाता है। क्या बनाता है, डबल+ आयन, और डबल+ आयन से फिर वो बनता है बेटा ट्रिपल+ आयन, यानी कि Fe++ बनाता है। और फिर जाके कहीं आपकी लग जाती है क्या, जंग। Fe2O3 होता है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पर जब क्रिया होती है सबकी, तो हमारा तैयार होता है Fe2O3 इंटू में XH2O। इसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, जंग कहते हैं। ये कैथोड वाला एरिया होता है, और एनोड का काम कौन सा करता है, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है ना, जल जो है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और उसमें क्या होता है, H होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन ये कैथोड एरिया का काम करता है और ये एनोड एरिया का काम करता है। ये सिर्फ हम आपको समझा रहे थे। ठीक है ना, इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ये आपको फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में मिलेगा आपको विस्तारित रूप से। ठीक है ना, अभी बस आपको इतना बात याद करना है कि संक्षारण किसे कहते हैं, है ना, और इसे मतलब जो संक्षारण होता है इसके रोकने के क्या उपाय हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग दिवाली के समय पर लोहे में, गेटों में हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। इससे वातावरण कलर क्या करता है, बाहर एक परत बना लेता है, जिससे धातु जो होती है वो बच जाती है संक्षारित होने से। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में बचाव क्या है इसके। तो बचाव में आप डालेंगे हेडिंग संक्षारण से बचाव। तो पहले तो धातु की सतह को पेंट या परत चढ़ा के कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, अंदर कुछ नहीं लिखना आपको उसके, ठीक है ना। क्या करना है फिर आपको, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा कर सकते हैं हम लोग। तीसरा क्या हमारा, धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाकर, यानी कि अगर कोई धातु पर जंग लग सकता, हमारे लोहे की चीज़ पर हम कोई ऐसी परत चढ़ा दें जिस पर जंग नहीं लगती है, तो हमारा जो अंदर है ना परत बाहर आ जाएगी, है ना, और जो अंदर है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, यानी जो धातु है वो संक्षारित होने से बच जाएगी। या एनोडीकरण द्वारा, एनोडीकरण एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक परत चढ़ा देते हैं किसी अन्य धातु। आपने देखा होगा
जो लोहे वाला जहाज होता है तो आपको क्या लगता है कि वो, आपको ये तो पता है कि वो मेटल यानी कि धातु से बना होता है, उसमें भी आयरन से बना होता है। तो क्या वो पानी में लगातार रहने के कारण उसमें अगर हम लोग कोई अन्य धातु की परत नहीं चढ़ाएंगे या मिश्र धातु के द्वारा नहीं बनाएंगे उस चीज़ को, या उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं, तो वो तो जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको तो लगातार पानी में ही रहना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके जो वायुयान होते हैं या जो गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि इनको लगातार पानी में भी रहना पड़ता है। जैसे आपकी मान लो बाइक खड़ी हुई है, तो बाइक के कुछ पार्ट जो होते हैं वो शाइनिंग वाले होते नहीं होते हैं, तो उन पर एक आपने देखा पॉलिश लगी होती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो जंग होती है धातु में वो नहीं लगती, और धातु हमारी संक्षारित होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। तो उपाय कौन कौन सा है? पहला उपाय क्या है, धातु की सतह पर पेंट करके हम लोग संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। या दूसरा क्या हमारा कि धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर भी बचाव कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम क्या करें बेटा, संक्षारण मुक्त कोई धातु, ऐसी धातु उसके ऊपर चढ़ा दें जो संक्षारण को रोकती हो, ठीक है ना, या जिसका संक्षारण नहीं होता हो। एग्जाम्पल, उसके बाद बेटा एनोडीकरण क्या होता है, ये भी एक प्रकार की विधि होती है जिसमें क्या होता है, एक ऐसी धातु की परत चढ़ा देते हैं जिसमें संक्षारण नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था संक्षारण का बेटा वो कंप्लीट होता है। अब हमको क्या पढ़ना है, हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे आज इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है। जैसे धातु वे तत्व हैं, तो आपको पता ही है धातु कौन से तत्व होते हैं, जो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, असल में उनको ही बच्चा क्या कहते हैं, हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। ऐसी कोई धातु है जो सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड अवस्था में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सारी धातुएं जो होती हैं बेटा वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तीसरा क्या हमारा, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि धातुओं के ऑक्साइड बेटा क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी से ही निकल के क्वेश्चन आपके बने हैं। अगला क्या हमारा, उपधातु क्या है, तो हमको पता है सोडियम धातु है, कॉपर धातु है, मरकरी हमारी क्या धातु है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, एंटीमनी। तो चौथे का चौथा आंसर यानी कि एंटीमनी जो है बच्चा वो हमारा सही होगा, ठीक है। अरे एक मिनट, हाँ जी देखिए, उसके बाद उपधातु हो गया। पीतल क्या है, तो आपको पता है कि पीतल जो है वो एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें Cu और Zn को मिलाकर बनाते हैं। Cu और Zn को हम लोग क्या करते हैं, मिलाकर बनाते हैं, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर देखो, पीतल हम यानी कि चौथा ऑप्शन जो है बेटा मिश्र धातु है वो सच हो है, सही है। मिश्र धातु कांसे में क्या क्या होता है, तो कांसा जो है इसमें कौन कौन सी मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु शायद आपका टॉपिक जो है वो आपका नहीं कवर हुआ, क्योंकि सिलेबस जो आपका नया वाला है उसमें बेटा नहीं बताया गया था, है ना। उसमें संक्षारण तक आपका दिया गया है, मिश्र धातु का कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने वो आपको छोड़ दिया, क्योंकि एक्सरसाइज में सारी प्रश्न होंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि Cu और Sn जो होता है इसी से मिलकर बनाया जाता है कांसा, जो एक प्रकार की क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, तो अभी हाल हमने आपको बताया कि कॉपर यानी Cu और Sn यानी कि टिन, तो Cu Sn का मिश्रण होते हैं, यानी कि जो आपकी कांसा होता है वो Cu Sn का मिश्रण होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि Cu और Sn, कॉपर और टिन। टिन को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी जो है Sn की वो टिन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, अमलगम क्या होता है, वो भी देख लीजिए। अमलगम भाई ऐसा है कि जो मिश्र धातु होती है ना, जब धातुओं गलत अवस्था में प्राप्त होती हैं, किस अवस्था में प्राप्त होती हैं, गलत अवस्था में जो प्राप्त होती हैं उन्हीं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम। क्या कहते हैं हम लोग, अमलगम। तो यहाँ पर जो आंसर आपका जो होगा 8वें का वो दूसरा सही होगा, यानी कि मिश्र धातु, ठीक है। आगे देखो 9वां क्या है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को जमा कर सकती है, तो ये तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा बेटा, आयरन। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वो कॉपर सल्फेट से यानी कि Cu से ऊपर है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणियाँ आपने पढ़ी थी, है ना, वो उसको क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, एक मिनट, हाँ जी, 4 धातु तत्व आपको ABCD करके दिए गए हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभवन के इतने इतने दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको रासायनिक रूप से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व बताना है,
है ना, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है? तो क्रियाशीलता आपको पता ही है, ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसकी आपकी जो इलेक्ट्रोड प्रभाव सबसे कम होगा ना, उसी को बेटा हम लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा क्रियाशील। तो यहाँ पर ए का जो इलेक्ट्रोड प्रभाव है वो -3.05 है, इसलिए ये जो है आपका सही आंसर होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड प्रभाव सबसे कम होने के कारण यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, 11वां सवाल देखते हैं। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकृत यानी जल्दी ऑक्सीकरण जिसका हो जाता है, Cu है, Ag है, Pt है, Al है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो हमारा होगा Al, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें 12वां क्वेश्चन की, तो 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर NaMgCu की सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में हमको रखना होता है। तो अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी तो वहाँ आपने देखा होगा सबसे ऊपर क्या होता है Na, उसके बाद नंबर आता है Mg का, और उसके बाद नंबर आता है Cu का, और Au जो है वो इससे भी नीचे पाया जाता है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन होगा ना, Na बड़ा होता है, फिर Mg उससे भी छोटा, Cu छोटा, और Au जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद आओ बच्चा 13वां सवाल पर हम लोग चलते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की सीलन डालने पर विलयन का रंग जो है वो नीला हो जाता है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, हमने ये भी बताया था कि Cu++ जो आयन होता है बच्चा, इसी का रंग होता है नीला। तो आपको पता होना चाहिए Ag आपका होगा नहीं, ये Ag नहीं होगा, NO3 नहीं होगा, राइट आंसर आपका कौन सा होगा, Cu++ आयन, क्योंकि Cu++ आयन जो होता है इसी का रंग बच्चा कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेती है? तो कॉपर नहीं कर पाता क्योंकि नीचे होता है, आयरन है ना, मैग्नीशियम है। तो बात की जाए सोडियम का, सोडियम इन सब में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपका सोडियम, क्योंकि वो सबसे ऊपर स्थित होता है सोडियम, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा आपका वो आपका होगा 14वें का चौथा आंसर। कौन सा होगा, 14वें का चौथा आंसर सही होगा, यानी कि सोडियम जल्दी से क्रिया कर लेता है। आगे देखो बच्चा 15वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? जल के साथ जो समान ताप पर क्या करती है, क्रिया करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कौन सी धातु इनमें से है? तो अभी हाल जैसे कि हमने ऊपर वाला भी बताया था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा Na, क्योंकि Na क्यों कर लेती है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है बेटा, हाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपके पास रखी हुई है तो उसको खोलिए और उसमें देखिए सबसे ऊपर आपको Na जो है इन सबसे ऊपर होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त कर सकती है? तो भाई हमको ये तो पता होना चाहिए, है ना, क्या पता होना चाहिए कि कौन सी धातु जो है, एक मिनट, मुक्त करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करती है। तो बेटा सीधी बात ये समझ लीजिए, जिसका स्थान ऊपर होगा वो तो करेगा, जिसका नीचे होगा वो नहीं करेगा। तो Cu हाइड्रोजन से नीचे होता है, Au भी नीचे होता है, एल्यूमिनियम भी नीचे होता है। अब आपका कौन सा बचा, पोटेशियम। तो Na और K ये बहुत ऊपर स्थित है, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 16वें का तीसरा। ठीक है बेटा, आगे देखिए 17वां क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, अब विस्थापित क्यों करता है, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि कॉपर का जो आयरन है इसका इलेक्ट्रोड प्रभाव है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड प्रभाव से कैसा है, कम। तो जब इलेक्ट्रोड प्रभाव कम हो गया तो धातु कैसी होगी, ज़्यादा क्रियाशील। देखिए पिछले लेक्चर अभी हाल हम आपको बता रहे थे, एक मिनट, ये वाला कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड प्रभाव कम है तो ये ज़्यादा क्रियाशील होगी। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका बनता है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड प्रभाव कैसा होता है, कम, और जिसका इलेक्ट्रोड प्रभाव कम हुआ है उतना ही ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सी धातु जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है ना, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन में से तो Zn जो होता है वो ऊपर होता है, CuAg है ना, और Hg, ये तीनों हाइड्रोजन से कैसे होते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा बेटा Zn। ठीक है, 19वां देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? तो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कौन करेगा? जो ऊपर होगा। तो अगर इन सब की बात की जाए, है ना, तो अभी देखो ये तो हाइड्रोजन से ही नीचे थे Zn से, तो Mg तो इनसे भी ऊपर होता है। तो इनके आंसर जब आपको न समझ में आए तो बस आप ये देखना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी खोलना और Mg ऊपर होता है इन सबसे, तो ये जो है हाइड्रोजन से विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्थान जो है बेटा वो कैसा है? ऊपर है। 20वां देखो, निम्न में लिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, तो कौन सा होगा? नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो नीचे स्थान होना चाहिए। तो हमको ये पता है कि Mg का स्थान जो है वो H से कैसा होता है? नीचा होता है, इसलिए अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है। 21वां देखिए बेटा, एंटीमनी क्या है? अभी पिछले आपको लेक्चर में बताया था, या अभी भी हमने आपको समझाया था कि एंटीमनी जो है बच्चा वो क्या होती है? उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु। ठीक है, एंटीमनी है ना, तो ये क्या होती है? आपकी उपधातु है। आगे देखिए बेटा, 22वां क्या है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ठीक है, तो आप सिल्वर समझ के ये मत समझ लेना कि इसमें सिल्वर पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें सिल्वर नाम होता है इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें बेटा सिल्वर यानी कि चांदी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 23वां क्या है? जस्ता यानी Zn जो है वो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करके कौन सी गैस विस्थापित करती है? तो जस्ता यानी कि Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो तुम समझ जाओ कि जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका आंसर तुरंत आएगा H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है बच्चा वो हमारा सही होगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। Zn, Sn और Pb इस धातु से कम क्रियाशील है, इनसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है ना? उन्होंने कहा इस धातु से कम क्रियाशील धातु कौन सी, यानी कि इनसे नीचे कौन सी धातु है? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर Cu की, तो कॉपर जो है बच्चा वो इससे कम क्रियाशील है। क्यों है? क्योंकि Hg, Ag और Al है ना, इसका स्थान कैसा है तुम्हारा? ये जो है वो बच्चा वो कम है। कैसा है? 24वां जो है, नहीं, इसका ये नहीं होगा, इसका शायद, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसका आंसर होगा Al। 24वां जो है इसका आंसर बच्चा आपका Al होगा। क्यों होगा? क्योंकि कम क्रियाशील धातु बतानी थी। तो आपका Hg, Cu और He ये तो ऊपर होते हैं, कम क्रियाशील Al जो है बेटा वो नीचे होता है, इसलिए ये कैसा होगा? Al। इसमें आप टिक करना, Al जो है वो कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, इन सबसे। 25वां देखिए आप क्वेश्चन। 25वां क्या है? इनमें से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? आयनिकों का, तो उच्च गलनांक व क्वथनांक, तो आप कहेंगे सर ये तो होता है, जल में अविलेयता है ना, या कठोर व भंगुर प्रकृति, या गलत अवस्था में विद्युत के चालक। तो यहाँ पर आपको 25 में सेकंड वाला बच्चा टिक करना है। क्या टिक करना है? कि जल में विलेयता जो है वो आयनिक यौगिकों में गुणधर्म जो है वो नहीं होता है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी जल में विलेयता जो है ये गुणधर्म के में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इनमें कौन सा गुणधर्म नहीं है ये पूछा था इसमें। ठीक। 26वां देखते हैं बच्चा। 26वां क्या है? 26वां में अगर बात करें तो 26वें में आपको बताया जा रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कासित किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, डालेंगे ना दिमाग पर जोर, तो आपको आंसर निकल के आएगा अयस्क, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि अयस्क उसे कहते हैं जिससे धातु को कम खर्चे में और आसानी से निकाला जाता है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म है। बस एनसीईआरटी क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम आपको और कराएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। 27वें की बात करें अगर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बॉक्साइड Al का प्रमुख अयस्क है, या मैग्नेटाइट Mn का प्रमुख अयस्क है, या हीमेटाइट Mg का प्रमुख अयस्क है, या कॉपर पायराइट फास्फेट का प्रमुख अयस्क है। तो ये तीनों आपके जो हैं बेटा, हमको पता है एल्यूमिनियम जो है फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2, तो ये बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा, और ये एल्यूमिनियम का ही प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड। तो ये पहला वाला बेटा आपका सही हो गया। ठीक है, मैग्नेटाइट लोहे का होता है, ये गलत दिया गया है। हीमेटाइट भी लोहे का होता है ना, और आपका कॉपर पायराइट कॉपर का होता है, इसलिए ये 3 जो ऑप्शन है बच्चा वो आपके गलत हैं, यानी कि आपका आंसर कौन सा आता है? फर्स्ट वाला, यानी कि बॉक्साइड। ठीक है, आगे देखो 28 में क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क आपने अगर याद किया होगा तो अभी देखो इस वाले ही में हमने आपको बताया था कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। ठीक है। 29वें की अगर हम बात करें,
चिली सॉल्ट पीटर है ना, ये किसका इसको मतलब किसको चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं? तो बेटा सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला होता है NaNO3 को ही हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, इसे बच्चा हमको लिखना है यार, जो हमने आपको सारणी बनाई थी ना, आपको दी थी बनाने के लिए, उसी में बेटा इनके सबके आंसर छिपे हुए हैं। ठीक है, अगला तुम्हारा लास्ट आपका बचा है, अयस्कों के सांद्रण की फैन प्लवन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, उनको यानी कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए हम लोग फैन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर जो हमारे बहुविकल्पी थे, पार्ट जो था हमारा तीसरा धातु और अधातु, वो बेटा हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे, जो महत्वपूर्ण भी थे या जो आपके अदर भी थे, वो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और हाँ, इनको आप फिर कॉपी में नोट करके अच्छे से मेंशन करें। ठीक है, धन्यवाद।